नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो स्पेशल एजुकेशन में जो हमारा पार्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, आज इसकी हम लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और इस वीडियो के बाद मतलब आज हम भाग 12 इसका रिकॉर्ड करने वाले हैं। और 12 भाग में हमने पूरे पेपर को क्या है समाहित किया है। और जो बच्चा डीएड या बीएड वगैरह जो भी कुछ भी स्पेशल एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर रहा है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इनको देखकर, आप इनको पढ़कर आसानी से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 महीने बाद जो है वो आपकी एग्जाम है एसटीटी की, लगभग 20 दिन से। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट जो पार्ट है इसका कि मानव संसाधन का विकास करने के लिए कौन कौन सी संस्थान हैं जो काम कर रही हैं। मानव संसाधन का विकास करने के लिए, मानव संसाधन का विकास करने के लिए कार्यरत संस्थाएं, ये आज हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता किसी चीज की है, तो उसके लिए हमारे मानव संसाधन जो हैं उनका हम डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये संस्थान कहाँ होती है, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। तो इनका जो तरीका है वो हम आपको बता दें कि इनका एक लेवल होता है। जैसे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर, इसके बाद ये आपकी राष्ट्रीय स्तर, ये अंतरराष्ट्रीय मतलब ये वर्ल्ड लेवल पर रहती है। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर मतलब ये आपके राज्य के लेवल पर होती है। एक आपकी राज्य लेवल पर होती है, राज्य स्तर पर। एक आपकी जिला स्तर पर भी होती है, जिला स्तर पर होती है। इसके अलावा जो कुछ निजी संस्थाएं जो होती हैं वो भी इसमें कार्य करती हैं, जिसको आप स्थानीय या निजी क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं। ये संस्थाएं जो हैं, आपसे यदि कोई पूछ ले कि मानव संसाधन का विकास करने के लिए संस्थाएं कितने स्तर पर मौजूद हैं, तो सभी स्तरों पर मौजूद है। आप इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर देख सकते हैं, राज्य मतलब जो हमारा राज्य है, स्टेट है, स्टेट लेवल पर देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और ये अपना स्थानीय लेवल है। और इसको अपन निजी क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। मतलब निजी क्षेत्र में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे मानव विकास के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए कार्य कर रही है। अब यदि बात आती है कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, स्थानीय स्तर, ये जो है वो कार्य क्या करती है, ये कार्य क्या करती है, ये क्या करती हैं कि इनका, जैसे अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल की, तो इनका एक कार्यालय होता है। इनका क्या होता है, एक कार्यालय। इस कार्यालय में एक आपका जो है वो प्रतिनिधि होता है। इस कार्यालय का क्या होता है, एक प्रतिनिधि। ये इसकी काम करने की क्या है, प्रक्रिया है। एक प्रतिनिधि होता है, ये इसके द्वारा जो योजनाएं संचालित होती हैं, जो योजनाएं होती हैं उनकी क्या करता है, ये देख रेख करता है।
उनकी क्या करता है, ये देख रेख कर, मतलब सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलाई जा रही हैं, किसके लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए, इसमें एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसका एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय होता है। कार्यालय में एक हमारा प्रतिनिधि बैठा होता है, वो प्रतिनिधि इन योजनाओं की क्या करता है, देख रेख करता है और इसको पूरा प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। पूरा क्या होता है, प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। कौन नियंत्रण कौन रखता है, ये प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि किस लेवल पर होगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ये किस लेवल पर होगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल। यदि आपसे कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल का कोई भी कार्य प्रणाली पूछे कि भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मानव संसाधन विकास के लिए क्या किया जाता है या कैसे काम किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक कार्यालय होता है। शॉर्ट में आपको चीजें ध्यान रखनी है और शॉर्ट में चीजें जब आपको याद रहेंगी तो आप आराम से उनका विस्तृत विवरण कर सकते हैं, यदि आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज है तो। कार्यालय होता है, कार्यालय में एक प्रतिनिधि होता है। ये प्रतिनिधि जो होता है इन योजनाओं की, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की देखरेख करता है और इन पर प्रशासनिक तरीके से नियंत्रण रखता है कि कोई भी जो योजना है उसको किस प्रकार से लागू किया जाए, लागू हो रही है या नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से इसको ये अपने कंट्रोल में रखता है। ये बात आती है आपकी किसकी है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की। अब यदि बात करते हैं कि अपन राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें अनेक संस्थाएं काम करती हैं। क्या करती हैं, अनेक संस्थाएं कार्य करती है, अनेक संस्थाएं इसमें कार्य करती है। ये संस्थाएं क्या होती है, जैसे आपका कोई भी परिषद हो सकती है, कोई भी आपकी विश्वविद्यालय हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हो सकती है या अन्य प्रकार की कोई भी संस्थाएं जो हो सकती हैं। ये किसमें योगदान देती है, मानव संसाधन के विकास में योगदान देती है। ये क्या है कि देश में सरकार के द्वारा जो योजना, ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, ये देश की योजनाओं को संचालित करती है, देश की योजनाओं का संचालन करती है। जो देश में योजनाएं चलाई जाती है, ये यहाँ पर विदेश में, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो योजनाएं चलाई जाती है, ये यहाँ पर देश में जो योजनाएं चलाई जाती है उनका ये पूर्ण रूप से संचालन करते हैं। एक ये व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक कौशल पर जोर देते हैं और इसकी कौशल के द्वारा क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। किसको, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। देश में योजनाओं का संचालन करते हैं, व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देते हैं ये, और इससे इनको क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। और एक कार्य इनका होता है कि ये इनका मूल्यांकन भी करते हैं। क्या करते हैं, इनका मूल्यांकन एवोल्यूशन करते हैं कि भाई ये जो हमने योजनाएं चला रखी हैं, इन योजनाओं का फायदा किसी को हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे लोगों तक क्या फायदा पहुंच रहा है, लोग इससे कितना फायदा ले रहे हैं, कितना उपयोगी ये लोगों के लिए हो सकता है। इसके बाद हमारी आती है राज्य स्तर। कौन सा स्तर पढ़ेंगे अपन, राज्य स्तर। राज्य स्तर पर क्या चीजें होती हैं, अपन पढ़ेंगे राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर भी क्या होती है, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हमारी जो विशेष शिक्षा है, ये विशेष शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये किसको, स्पेशल एजुकेशन को, मतलब विशेष शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हो जाए। एक ये क्या करते हैं, ये राज्य स्तरीय पहले प्रशासन का निर्माण करते हैं। राज्य स्तरीय प्रशासन
का निर्माण। राज्य स्तरीय प्रशासन का क्या करते हैं? ये निर्माण। एक ऐसा प्रशासन तैयार करते हैं, एक प्रशासन की कमेटी तैयार करते हैं जो क्या करती है? राज्य स्तर पर मानव संसाधन के विकास के लिए कार्य करती है। एक राज्य स्तरीय योजनाएं बनाते हैं। एक क्या करते हैं? राज्य स्तरीय योजनाएं बनाते हैं। राज्य स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके मानव संसाधन के विकास के लिए ये क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। एक वित्तीय प्रबंधन करते हैं। वित्तीय प्रबंधन, आपको पता है किसी भी कार्य को करने के लिए, यहाँ पर आप इसको धन लिखो, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी योजना को विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। तो धन का प्रबंध भी हमारे राज्य स्तर पर कमेटी के द्वारा किया जाता है। एक कर्मचारियों की चयन पद्धति बनाते हैं। कर्मचारी की चयन पद्धति मतलब जो हम कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं, जो हम कर्मचारी इस कार्य के लिए लगा रहे हैं, तो उनका चयन किस प्रकार किया जाएगा, ये चयन की पद्धति भी ये लोग जो है वो बनाते हैं राज्य स्तरीय पर। और सुधार हेतु योजनाएं बनाते हैं। सुधार हेतु योजना मतलब जैसे माना कि कोई भी योजना बनाई गई थी और इस योजना में किसी भी सुधार की आवश्यकता है, तो ये उस योजना में सुधार के लिए कार्य भी करते हैं। ये कार्य, सारे कार्य राज्य स्तरीय कमेटी के होते हैं। राज्य स्तर पर जो संस्थाएं काम करती हैं उनके होते हैं। अब अपन की बात आती है जिला स्तर पर ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं जिला स्तर पर, और इनका काम क्या होता है। अभी संस्थाओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं कि इनका काम क्या है। तो ये जिला स्तर वाली क्या काम करती है? जिला स्तर पर कुछ संस्थाएं होती हैं, ये जिला स्तर पर क्या करती हैं? ये विशेष शिक्षा के प्रशासन की व्यवस्था करती है। जो विशेष शिक्षा हमारे राज्य स्तर पर लागू की गई है उसके लिए ये क्या करते हैं? विशेष शिक्षा प्रशासन तैयार करते हैं। प्रशासन की व्यवस्था कि उस विशेष शिक्षा को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, हमारे जिले के बच्चों को तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अंदर आप जैसे जिला विकलांग कल्याण केंद्र, जिला विकलांग कल्याण केंद्र, ये क्या होता है? ये जिला लेवल पर होता है। और ये विकलांग जो डिसेबल बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उनके कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। उनके कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, जो शिक्षक विशेष बच्चों के लिए एजुकेशन देंगे, उन शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम जिला स्तर पर किया जाएगा। और विशेष बालकों को सुविधाएं देना, विशेष बालकों को सुविधाएं देना, जो भी सुविधा विशेष बालकों को आवश्यक है वो किसी भी कंडीशन में इन बालकों तक पहुंचनी चाहिए। ये जिला स्तर पर इसका पालन किया जाता है। और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन, यदि कोई भी कार्यक्रम आपको आयोजन करना हो जो विशेष बालकों के लिए महत्व रखता हो या विशेष बालकों की शिक्षा से जुड़ा हो, तो उनको भी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए।
अब इसमें देखिए और सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे माना कि यदि इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वित्त प्रबंधन। ये भी आपको पता है यहीं से होगा, हर लेवल पर, जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल से होगा, राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय लेवल से होगा, राज्य लेवल पर राज्य लेवल से होगा, जबकि जिला लेवल पर जिला लेवल से होगा। कोई भी अन्य संगठन है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाएगा, मतलब कि बच्चों को, इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, ऐसे बच्चों को कैसा सिलेबस रखा जाए, कौन कौन सी चीजें इनको पढ़ाई जाए, तो ये सारी चीजें हमारी जिला लेवल पर डिसाइड होती है। अब हमारा आता है स्थानीय स्तर या निजी क्षेत्र। स्थानीय स्तर या निजी क्षेत्र, स्थानीय स्तर और निजी क्षेत्र के बारे में भी अपन देखेंगे कि इनका क्या कार्य है। स्थानीय और निजी क्षेत्र जो होता है ये आपको पता है कि पूरी तरीके से निजी होता है, मतलब हालांकि ये सरकारी इस पर पूरा नियंत्रण रहता है, लेकिन इसमें निजीकरण भी होता है। अब ये करते क्या है, जैसे कोई भी माना कि इसमें क्या है, एक तो विशेष विद्यालय की व्यवस्था रहेगी। सबसे पहले क्या होगा, विशेष विद्यालय की व्यवस्था होगी, विशेष विद्यालय की व्यवस्था। अब देखिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था जैसे निजी क्षेत्र में कर दी, तो इसमें वो शिक्षकों की व्यवस्था कौन करेगा? शिक्षक की व्यवस्था, भाई शिक्षकों की व्यवस्था कौन करेगा? निजी क्षेत्र का यदि स्कूल है कोई भी, तो उसमें शिक्षकों की व्यवस्था उसके द्वारा की जाएगी। एक विद्यालय में सरकारी नियमों की पालना, सरकारी नियमों की पालना। ऐसा नहीं कि हमने ये स्कूल खोल लिया निजी क्षेत्र में, माना कि कोई भी स्कूल मेरे द्वारा ओपन किया गया तो उसमें मैं मेरी मनमानी कर सकूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सरकार के नियमों की पालना करनी पड़ेगी। और विशिष्ट बच्चों को, जो विशेष बच्चे जो होते हैं, विशेष बच्चों को विशेष शिक्षा उपलब्ध कराना, विशेष शिक्षा देना। विशेष बच्चों को हम कौन सी शिक्षा दी जाएगी? इनके द्वारा विशेष शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आपके जो हैं, आपके 5 लेवल हैं, 5 जो स्तर है, इनसे हम विशेष शिक्षा के लिए, मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और ये जो 5 लेवल हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से लेवल हैं और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, कौन कौन सी है, नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं तो वो कौन कौन सी है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे नेशनल, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं। नेशनल लेवल पर ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए कार्य करती है? सबसे पहले हमारी आती है राष्ट्रीय दृष्टि वर्धितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि वर्धितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि वर्धितार्थ संस्थान, वर्धितार्थ संस्थान। इसको हम NIVS के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? NIVS। ये
2 जुलाई 1979 को इस संस्थान को बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और ये संस्थान जो है वो हमारे जो दृष्टि बाधित संस्थान जो होते हैं, जो विजुअल बच्चे जो होते हैं, उन दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ये संस्थान जो है वो कार्यरत है। मतलब ये उनकी सुविधाओं के लिए कार्य करता है। ये जैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है, ये इसकी क्या करता है, ये पुनर्वास की व्यवस्था। पुनर्वास मतलब होता है उनके रहने, खाने पीने, ठीक है, उनकी पढ़ाई, सारी व्यवस्थाएं ये इसके द्वारा की जाती है। और इसमें शिक्षा भी इसकी शामिल होती है। मतलब इनको पढ़ाया भी जाएगा और इनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं इसके द्वारा की जाती है। ये हमारा क्या है, नेशनल लेवल का संस्थान है, राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है। यदि हम अगले दूसरे संस्थान की बात करें तो ये है अली यावर जंग राष्ट्रीय अली यावर जंग राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान। यदि हम बात करें अली यावर जंग जो है, ये आपका पहले इसको HI का बोर्ड भी था। ये HI का क्या था, ये बोर्ड था। HI का क्या था, ये बोर्ड था। पहले HI की सारी एग्जाम कराना, सारा कुछ कराना अली यावर जंग जो है बोर्ड का काम था। इसकी स्थापना जो है वो 9 अगस्त 1983 को की गई है। 9 अगस्त 1983 को की गई है। और ये जो है ये आपका श्रवण से संबंधित होता है। ये संस्थान किससे संबंधित कार्य करता है, श्रवण से संबंधित काम करता है। मतलब सुनने से संबंधित, HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब ये काम क्या करता है, जैसे श्रवण की जांच व उपकरण। सबसे पहले तो अपन को जांच कराएगा ये कि भाई कौन जो है बालक, उसको ये श्रवण की प्रॉब्लम है, मतलब सुनने में उसको बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे बच्चों की जांच करने के बाद में उनको आवश्यक उपकरण जो है वो इसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, इसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये सारे काम किसके होंगे, अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान के। अगला जो है आपका राष्ट्रीय लेवल की तीसरी संस्थान जो है, इनके नाम आपको ध्यान रखने, स्थापना ध्यान रखनी है और कौन सी विकलांगता की दृष्टि से ये काम करते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। अब देखिए इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि ये बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित है। मतलब यहाँ पर मानसिक विकलांग लिखा हुआ है। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1984 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1984 में, 1984 में। और ये जो है ये बौद्धिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, बौद्धिक विकलांग बालकों के लिए कार्य करता है, बालकों के लिए कार्य करता है। अब बालकों के लिए क्या कार्य करता है, जैसे उनकी शिक्षा का काम है, ठीक है ना, बालकों को शिक्षा दिलानी है, आवश्यक सुविधाएं, जो भी सुविधा उनको चाहिए
तो ये सारी चीजें जो है वो इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये पूरे उनका व्यवहार देखा जाता है, जैसे उनके व्यवहार, बच्चे का व्यवहार, फिर व्यवहार का वो मूल्यांकन भी करेगा कि भाई इसमें क्या परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इस बच्चे में कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा जो प्रयास है वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के अंदर ये कार्य होता है। नंबर 4 है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। अब कौन सा आ जाएगा आपका? अस्थि। अस्थि का मतलब होता है, आप जानते हैं, हड्डी, मतलब हड्डियों से कोई विकलांग है तो किससे विकलांग है? कोई हड्डियों। यदि किसी की हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डी में फ्रैक्चर है या हड्डी में किसी प्रकार की विकृति है और हड्डी के द्वारा उसके अंदर विकलांगता है, तो ये जो है ये संस्थान उसमें कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है वो 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई है? 1978 में। इसके द्वारा आपको जो है फिजियोथेरेपी वगैरह जो है हड्डियों से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पर दी जाती है, जैसे फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी के द्वारा हम इन बालकों के अंदर जो अस्थि विकलांगता है, उस अस्थि विकलांगता में इससे उनको कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है। एक इनका पुनर्वास प्रबंधन वगैरह ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती है। पुनर्वास प्रबंधन, इसी के अंदर आपकी शिक्षा भी आ जाएगी। पुनर्वास प्रबंधन का मतलब इनका रहना, खाना पीना, स्वास्थ्य सुधार, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर शामिल होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। ये संस्थान हमारा ये कार्य करता है। अस्थि विकलांग जो बच्चे हैं, अस्थियों से जो विकलांग हैं, उनके लिए कार्य करता है। नंबर 5 संस्थान जो है हमारा, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए और आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये संस्थान जो है वो किसके लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय बहु विकलांगजन अधिकारता संस्थान। राष्ट्रीय बहु विकलांगता अधिकारिता संस्थान। अधिकारिता संस्थान। अब ये बहु विकलांगता का मतलब क्या हो गया? जिसमें अनेक विकलांगता एक साथ होती। अनेक विकलांगता एक साथ यदि किसी भी बालक के अंदर पाई जाती है तो उसको हम बहु विकलांगता कहते हैं। मतलब इसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? चेन्नई में इसकी स्थापना 2005 में हुई है। 2005 चेन्नई। इससे पहले भी इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1999 में भी हुई थी, 95 के विकलांग अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और इसकी अभी फिलहाल में जो है वो 2005 में चेन्नई में इसकी स्थापना हुई है। ये क्या है? हमारे सभी विकलांगताओं से संबंधित जो आपको आ गया इसमें बहु विकलांगता, जितनी भी हमारी विकलांगता है, चाहे वो बौद्धिक विकलांग बच्चे हो, चाहे वो चलन संबंधी विकलांगता हो, चाहे वो आपकी हियरिंग संबंधी हो, चाहे वो आपकी विजुअल हो, चाहे वो आपकी ऑटिज्म हो, चाहे किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, सभी विकलांगताओं के लिए ये संस्थान कार्य करता है। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान, ये भी अस्थियों के लिए है
और इसकी स्थापना आपको पता है कि नई दिल्ली में 1975 में इसकी नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहां पर हुई है? नई दिल्ली में 1975 ईस्वी में। ये आपको पता है, ये आपकी 80 विकलांग बच्चे जो होते हैं, मतलब हड्डियों से संबंधित जिसको रोग होते हैं, उन बच्चों के लिए ये कार्यरत है। इस प्रकार ये आपके जो है कुछ संस्थान है जो विकलांग बच्चों के लिए कार्यरत हैं। अब आपके ये तो राष्ट्रीय है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं वो भी इसके लिए कार्य कर रही हैं, और हम इंटरनेशनल संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जो इसके लिए कार्य कर रही है, जो इसके लिए काम कर रही है। तो देखते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ये क्या है? वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, और इनको हम इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नाम से जाना जा सकता है। इसमें क्या है, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका सबसे मुख्य योगदान रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्य योगदान आपको रहता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थान, और इसमें सबसे पहला जो हमारी जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम WHO के नाम से जानते हैं। WHO जो है, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कार्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। कार्यालय कहां पर है? जेनेवा। कार्यालय कहां पर है इसका? जेनेवा में है। और ये लगभग 1950 के दशक से जो है वो लगातार कार्यरत है। 1950 के दशक से लगातार कार्यरत है, और ये आपको पता है कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए ये बच्चों के जितने भी बच्चे जो विकलांग बच्चे हैं, जो आपकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, ये वो इस WHO, मतलब ये जो हमारा WHO है, स्वास्थ्य संगठन है, ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखता है, उनके लिए हेल्प करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। केवल स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पर ये ध्यान रखता है। एक आपका है हेलेन केलर इंटरनेशनल संस्थान। हेलन अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ये भी क्या है? एक एनजीओ टाइप है। ये क्या है? एनजीओ। ये एनजीओ है, और ये एनजीओ आपका क्या काम करता है? ये एनजीओ बधिरांधता, ये जो डिसेबिलिटी है इसके ऊपर ये काम करता है। बधिरांधता का मतलब होता है जो बच्चा अंधा भी है, ठीक है ना? जो बच्चा क्या है, मतलब एक दो प्रकार की इसके अंदर डिसेबिलिटी है, मतलब वो अंधा भी है और वो बधिर भी है। बधिर का मतलब होता है वो उसको सुनने में भी प्रॉब्लम है, मतलब उसको श्रवण संबंधी दोष भी इसके अंदर रखा गया है। और ये जो है इसकी भी स्थापना जो है वो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। 1962 में स्थापना इसकी की गई।
ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक ये ध्यान रखनी है, एक इसका नाम ध्यान रखना है, और ये एक 1962 में जो है वो इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका जो है यदि अपन देखें, एक संस्थान है ब्रिटेन में, साइट सेवर्स के नाम से भी है। एक किसके नाम से है? साइट सेवर्स, साइट सेवर्स, ये आपका ब्रिटेन में है। ये कहां पर है? ब्रिटेन में। तो ये संस्था भी हमारा क्या है कि दृष्टि से संबंधित जो है कार्य करता है। ये किससे संबंधित है? आपका दृष्टि से संबंधित है। मोतियाबिंद वगैरह कोई किसी को होता है तो उसके इलाज की व्यवस्था, इसके उपचार की व्यवस्था सारी साइट सेवर्स एनजीओ के द्वारा की जाती है। ये एनजीओ है, मतलब एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार की एक संस्थान है। एक प्रकार की ये क्या है? संस्थान है, साइट सेवर्स। तो ये हमारे दृष्टि से संबंधित लोगों के लिए काम करता है। मतलब जो लोग दृष्टि उनसे परेशान है, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ये कार्य करता है। ये आपकी जो है वो एक एनजीओ है। एनजीओ भी क्या है? हमारे लिए बहुत कार्य करती है, और एनजीओ इन बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबकी व्यवस्था करती है। इनके रहने, खाने पीने, सारी व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। एक हमारा जो है सबसे लास्ट में जो हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, मतलब लगभग हमारे WHO के अनुसार, WHO ये मानता है, WHO के बारे में हमने अभी पढ़ा है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूरे विश्व में लगभग 10% जनसंख्या, लगभग 10% जनसंख्या क्या है? विकलांग है। मतलब लगभग 10% लोग, लगभग 100 में से 10 लोग जो है वो क्या है? विकलांग हैं, और वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है। आपको अनेक प्रकार की जो है वो डिसेबिलिटी हमारे द्वारा बताई गई है, उनमें से किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है। ये हमारी क्या है? और भारत की जो NSSO की रिपोर्ट, ये क्या है? भारत की ये 2% जनसंख्या, 2% जनसंख्या विकलांग है। ये NSSO भारत की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2% लोग जो हैं वो जनसंख्या है वो इससे पीड़ित है, मतलब वो डिसेबल है। अब कुछ क्षेत्रीय जो संस्थान है वो भी है, जैसे माना कि आपके जिला लेवल पर क्षेत्रीय पुनर्वास संस्थान होते हैं। ये हमारे अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन होते हैं, राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, NIVH है, NIMH है, आपके NIHH है, IPSS है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ हैंडीकैप्ड वेलफेयर है। नए और भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नए नए ये संस्थान खोलने जा रहे हैं लगातार, और इनके बारे में आपको आराम से नोट्स के अंदर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला जो हमारा पेपर है, आज हमारा ये पूरा समाप्त हो चुका है, और इसको आप ध्यान से पढ़ें। और जिन बच्चों ने आज तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी है, तो भैयाओं मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी
पेपर नंबर 1 जो है, पेपर नंबर 1, ठीक है ना, इसके 12 भाग हमने रिकॉर्ड किए हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी 12 भाग जो हैं वो हमारे RMS इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध है। 12वां जो भाग है आज आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आप अपने पूरे पेपर की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। हम अब आपके लिए जो है वो दूसरे पेपर का जो है दूसरे पेपर की वीडियो जो है आपको बनाना स्टार्ट कर देंगे और दूसरे पेपर की वीडियो जो है वो हम आपको कल से उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा पेपर जो है हमारा दूसरा पेपर है, अब ये देखिए सबके लिए ये थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। हम IDD वालों के लिए पहले स्टार्ट करेंगे और IDD वालों का जो पेपर है दूसरा वाला, अब देखिए HI में, BI में कोई कर रहा है, कोई MD में कर रहा है, कोई किसी में भी कर रहा है, लेकिन हम जो है IDD वाला जो पेपर है उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके जो है कैरेक्टर वगैरह आएंगे, चिल्ड्रन बच्चों के जो आपके विकास को अवरुद्ध करने वाली जो डिसेबिलिटी है वो भी अपन पढ़ेंगे। अब आगे अपन जो भी देखते जाएंगे अपन, तो जैसे भी आप देखते जाएंगे तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पार्ट यदि आपने अच्छे ढंग से पढ़ रखा है तो आपको मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि दूसरे पेपरों में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। कल हम आपको इसके दूसरे पेपर की जो वीडियो है वो उपलब्ध कराएंगे रिकॉर्ड करके, और आप उनको लगातार पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करें भैया, जिससे कि हमको इसके प्रति बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।